लाइव का ऑप्शन आया तुम लोग को? लाइव का ऑप्शन आया, मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया? हेलो, इज इट ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? आ गया? तुम्हें नोटिफिकेशन आया था क्या? ठीक है, अंदर चले जाओ तुम। आप ले रहे हो हाँ, ऑनलाइन क्लास। इज इट ऑडिबल नाउ? ठीक है, तो थोड़ा 1 घंटे OBS चल रहा है, सब चल रहा है अब। ठीक है, मतलब अब हो जाएगी क्लास। तो आप क्लास में क्लास अभी ठीक है, तो अंदर बैठ के कर लो भाई। अंदर बैठे और लगेगा आप चलो, हाँ ये साइड में खड़े हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? तो एक जस्ट अ सेकेंड, स्लाइड्स डाउनलोड कर ली जाए, देन विल बी स्टार्टिंग विद द लेक्चर। ओके, सो अ वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम ओरिजिनल्स। और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है, पॉलिटी ऑफ इंडिया, या फिर हम इंडिया को कैसे चलाते हैं, इंडिया एज अ देश कैसे काम करता है, या इंडिया में क्या क्या चीजें होती हैं जो इसकी स्मूथ फंक्शनिंग को कंट्रीब्यूट करती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी जल्दी रिप्लाई भी करते जाना है भाई। गुड, जस्ट अ सेकेंड, आपकी स्लाइड्स आ जाएंगी 1 सेकेंड में। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी। आई होप आपको सब चीजें क्लियरली समझ में आ रही होंगी, अभी तक सब क्लियर होगा। आवाज क्लियर आ रही है, मैं क्लियर दिख रहा हूं, मेरी स्लाइड्स क्लियर दिख रही हैं। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी क्या होता है? पॉलिटी इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री कैसे चलती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या विंग्स होते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमें इन सब चीजों के बारे में पढ़ना, तब हम पॉलिटी ऑफ इंडिया को समझ पाएंगे। पॉलिटी ऑफ इंडिया को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले कि पॉलिटी, देखो, अब किसी भी कंट्री को चलाना है, या किसी भी कंपनी को चलाना है, या आपके घर को भी चलाना है, मम्मी जैसे घर को भी चलाती है, कोई भी कुछ भी चलाना है अगर, तो सबसे पहले बेसिक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए कि सब इसके हिसाब से काम करेंगे, इसके हिसाब से चीजें होंगी, इसके हिसाब से चीजें नहीं होंगी। ठीक है, जस्ट सेकेंड। चलो, तो एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आप लोग बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अरे भाई रिप्लाई करो, राकेश, सुशांत, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। एक बेसिक, अगर किसी कंपनी को, किसी देश को, घर को, किसी भी चीज को चलाना है, तो एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, एग्जैक्टली होना ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अब अगर रूल्स होंगे तो उन रूल्स का पालन हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रूल्स बना दिए, रूल के हिसाब से काम भी होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो हमें रूल्स बनाने हैं, रूल्स के हिसाब से हमें काम करना है, और काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना है। तो 3 बॉडीज आपको समझ में आई, किसी भी जगह, चाहे आपका घर हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे इंडिया हो,
हमें ये तीन बॉडीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तीन बॉडीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी है वो तीन बॉडीज? सबसे पहली बॉडी है रूल्स बनाने वाली बॉडी, सेकेंड रूल्स को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी, और थर्ड रूल्स का इंप्लीमेंटेशन सही हो रहा है कि नहीं ये चेक करने वाली, कहीं कोई रूल तोड़ तो नहीं रहा है। तो हम पूरी पॉलिटी में ये तीन चीजें पढ़ेंगे। अब ये तीन चीजें कहां लिखी हुई हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो चौथी चीज हमें क्या पढ़नी है पॉलिटी में? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आ गया? पॉलिटी कुछ भी नहीं है, इससे एक रुपए का भी बाहर नहीं जाएगा, इससे एक कदम भी हम बाहर नहीं जाएंगे। तो जो हमारा दायरा है पॉलिटी का, जो हम पढ़ने वाले पॉलिटी के अंदर, वो क्या है? रूल्स बनाता कौन है, रूल्स को इंप्लीमेंट कौन करता है, रूल्स को चेक कौन करता है, और ये तीनों चीजें कहां लिखी हुई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेते हैं। अब ये नया बैच स्टार्ट हो रहा था, तो वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट नए बैच के लिए अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, ये मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा। तो पॉलिटी कुछ नहीं होती है, पॉलिटी को आप एक कंपनी से रिलेट कर सकते हो। एक कंपनी को चलाना पड़ता है ना, जैसे एक कंपनी को जिस तरीके से चलाना पड़ता है ना, एक कंपनी को जिस तरीके से चलाना पड़ता है, बस सेम एक कंपनी, और वहीं पे आप ले लो इंडिया। तो सेम इंडिया को चलाने के लिए कुछ रूल मेकिंग, रूल इंप्लीमेंटेशन और रूल की चेकिंग, और ये चारों चीजें कहां आएंगी? कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगी। तो अब हम सिलेबस देखते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया, एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है भाई, एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है कि जहां पर ये सारी रूल्स लिखे हुए हैं। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? देखो, अब अगर इंडिया को चलाना सीखना है, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, एक सिविल सर्वेंट बनना है, तो आपको रूल्स पता होने की चाहिए कि नहीं चाहिए, कि क्या रूल्स होते हैं, कहां पे क्या लॉ लगेंगे, कौन गलत है कौन सही है, पता होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो सबसे पहले आपको रूल्स पढ़ना है, वो रूल्स को पढ़ना है। तो रूल्स को पढ़ने के लिए आप कहां जाओगे? रूल्स को पढ़ने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे। यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। सेकेंड पार्ट आएगा आपका रूल बनाने वाली बॉडीज के बारे में पढ़ना है। तो जो बॉडी रूल बनाती है उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। जो इंप्लीमेंट करती है इस बनाई हुई बॉडी, इस बनाए हुए रूल्स को, उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स, और जो एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर करते हैं, जो एक रूल बना, एक रूल का इंप्लीमेंटेशन हुआ, फिर रूल की चेकिंग होगी, तो हमें तीसरी चीज पढ़नी है जुडिशियरी। बस इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके अलावा हमें एक भी चीज बाहर नहीं पढ़नी है। इज इट क्लियर? तो ये चार विंग्स समझ में आ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या पढ़ोगे। कॉन्स्टिट्यूशन में आप सबसे पहले ये पढ़, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ोगे। सेकंड, इस देश के नागरिक को क्या क्या हक है उनके बारे में पढ़ोगे ना। देखो कॉन्स्टिट्यूशन कहां से पावर डिराइव करता है, ये याद रखना। एक शब्द बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि पॉलिटी इज ऑल अबाउट वर्ड्स। अगर आपने वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया तो पॉलिटी चेंज हो जाएगी। तो पॉलिटी में हर एक वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखनी है कि पॉलिटी इज ऑल अबाउट वर्ड्स, पॉलिटी इज ऑल अबाउट वर्ड्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर देश के नागरिक से लेता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ इंडिया, फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ इंडिया। ये वर्ड सिटीजंस ऑफ इंडिया याद रखना, कहीं और से पावर नहीं डिराइव करता, पार्लियामेंट ये वो कुछ नहीं। सबसे पहली सब चीजें बताऊंगा मैं, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट अभी बेसिक से एक कदम आगे बढ़ाओ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला वर्ड आता है पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाई गई थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आप थोड़ा सा फंडा समझो, थोड़ी सी हिस्ट्री जानो। इंडिया ने 1906 में एक 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 डिमांड रखी थी। वो डिमांड क्या थी? कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन खुद करना है। भले ही ब्रिटिशर्स राज करेंगे हमारे ऊपर, लेकिन हम अपने देश को खुद चलाएंगे। इस चीज को क्या बोला गया था? क्या कोई बता सकता है इस चीज को क्या बोला गया था? इस चीज को क्या बोला गया था? 1906 के समय में सबसे पहली डिमांड आई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा हम खुद करेंगे। स्वराज नहीं थी, स्वराज नहीं थी।
वो स्वराज का पूर्ण स्वराज, चलो स्वराज आपने ठीक है, चलो स्वराज बोल दिया, स्वराज एक लाइटर टर्म है, इसको बोला गया डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस बोला गया कि हमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद करना है। एडमिनिस्ट्रेशन खुद करना है तो आपको रूल्स भी खुद बनाने पड़ेंगे, आपको रूल्स बनाने हैं। तो तब से डिमांड चालू हुई और 1929 तक ये सेम डिमांड करते रहे हम। क्या ये सेम डिमांड हम करते रहे? क्या डिमांड करते रहे? कि हमें खुद को चलाने दो, हमें खुद का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, करते रहे। 1929 में हमने बोला कि भाई ऐसा नहीं कि हमें खुद का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अब हमारे ऊपर आप राज भी नहीं करोगे। तो 1929 में डिमांड आती है पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज की। इज इट क्लियर? सो 1929 में बोला कि भाई अंग्रेजों तुम जाओ, लेकिन 1906 में ये डिमांड आ गई थी कि हमें अपने रूल्स खुद बनाने हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? सर कुछ नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया, और अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है जो ये बोलता है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करेंगे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब देखो जितनी रट्टे वाली चीजें हैं, फैक्ट वाली, बी आर अंबेडकर 7 मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी इतने मेंबर थे, 292 मेंबर थे, क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, फिर 389 मेंबर थे, 389 मेंबर से 289 हो गए थे पाकिस्तान के अलग होने के बाद। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, रटाना काम मेरा है, लेकिन अभी मैं रटाने के लिए नहीं बैठा हूं। राइट नाउ आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू द पॉलिटी पार्ट। आप पॉलिटी को जीना सीख जाओगे ना, आप पॉलिटी को फील करना अगर सीख जाओगे, इफ यू रियली स्टार्ट एंजॉइंग पॉलिटी ना, आपके लिए मिनट का खेल हो जाएगा। ये सारे फैक्ट्स याद रखना, डे वन पे कभी भी फैक्ट रटना मत चालू करो। एक बहुत बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अगर आपको फैक्ट रटना है ना, पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। कंसेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो वो फैक्ट इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, वो फैक्ट इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो आज का हमारा पूरा एजेंडा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई भी फैक्ट की तरफ नहीं भागेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर थे, ये था वो था। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ाते समय सब पढ़ा दूंगा। आज कॉन्स्टिट्यूशन समझने बैठे हम, यहाँ पे पॉलिटी ऑफ इंडिया समझने बैठे। तो ये जो बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। हमारे यहाँ के टॉप नॉच लॉयर्स बैठे और उन्होंने डिस्कस करके वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। लंबा क्यों किया? क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी ज्यादा है, हर रिलीजन को, हर कास्ट को, हर तबके को वैल्यू देनी थी, हमें हर किसी के इंटरेस्ट को दिमाग में रखना था। ऐसा ना हो कि हम ये करें तो इसका इंटरेस्ट ब्रीच हो जाए, ये करें तो इसका इंटरेस्ट ब्रीच हो जाए। तो हमें इतनी बड़ी, इतनी डाइवर्स कम्युनिटी को सर्व करना था, इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा हो गया। प्लस लंबा कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड रीजन क्या था कि हम कोई भी डिस्प्यूट नहीं चाहते थे। हम चाहते थे हर चीज से रिलेटेड जो फैक्ट्स है, हर चीज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाए। तो जितनी मोटी हो सके बनाओ, लेकिन बाद में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही नहीं हुआ है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक बनाया गया। ये वर्ड सेकंड आपको याद रखना है, ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक जो ग्रो करता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो करता है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलना मुश्किल नहीं है। अगर हम कोई आर्टिकल ऐड करना चाहे तो उसको क्लैप करके स्वागत किया जाता है उसका। क्यों? क्योंकि हम एक और क्लियरिटी ला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री में। जितने आर्टिकल होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी, उतनी ज्यादा दिक्कतें कम होंगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई दिक्कत हो रही है, आप सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, इस आर्टिकल के तहत ये, इस आर्टिकल के तहत ये, इस आर्टिकल के तहत ये। बट आपको ये चीज समझ में आई कि कॉन्स्टिट्यूशन लंबा होना जरूरी क्यों है? क्योंकि क्लियरिटी रहती है। इसी वजह से हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनमें सबसे बड़ा नाम बी आर अंबेडकर साहब का आता है, इनका कहना था कि हम सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या क्या बेहतरीन है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ चीजें लेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के हिसाब से भी कुछ चीजें डालेंगे। इज इट क्लियर? सो दैट इज वाई यहां से हमारा बना कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या चीजें ली, क्या चीजें डाली, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहां से डिराइव करता है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहां से डिराइव करता है? जल्दी बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहां से डिराइव करता है? मुझे सबका आंसर चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है, उसको पावर कहां से मिलती है कोई भी चीज करने की? वेरी गुड, सिटीजन्स ऑफ इंडिया से। जो भारत के नागरिक है ना,
ये देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कि हाँ इसमें जो लिखा है वो सत्य है और देश में वो माना जाएगा। तो सिटीजन से पावर आती है। अब सिटीजन से पावर आती है तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन के बारे में ही लिखा जाना चाहिए। तो दैट इज वाई सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा रहेगा। सेकेंड, इंडिया के बारे में लिखा रहेगा कि इंडिया क्या है। और थर्ड आ जाता है, अगर डिराइव कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पावर सिटीजन से, तो सिटीजन को भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन को दिए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कि आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, आप इनका यूज करके इस देश में अच्छे से रह सकते हो, चाहे किसी भी तबके के हो, किसी भी कास्ट के हो, आपको पास फंडामेंटल राइट्स है कि आप इस देश में अपने फुल पोटेंशियल पे जी लोगे। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये राइट्स फंडामेंटल है आपके जीवन जीने के लिए। अगर किसी को पानी नहीं मिल रहा तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर किसी को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही तो वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आपको अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचना है तो कुछ राइट्स की जरूरत पड़ती है। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सो दैट इज वाई सबसे बेसिक चीज क्या होती है कि कुछ राइट्स होने चाहिए आपके, कुछ राइट्स होने चाहिए सिटीजन के। अब अगर कुछ राइट्स है सिटीजन के, तो सिटीजन की भी देश के प्रति कुछ ड्यूटी बनती है। वो आ जाता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में। वो आ जाता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में। आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ? वो आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज में। अब देखो, कुछ राइट्स देश सरकार जो देश है वो सिटीजन को देता है, वो फंडामेंटल राइट्स हो गए। कुछ एक्सपेक्टेशन सिटीजन से रखता है देश, तो वो हो गई फंडामेंटल ड्यूटीज। मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज 2 मिनट में लर्न करा सकता हूं पूरी 11, लेकिन ये सब ट्रिक विक के चक्कर में अभी मत पड़ो। अभी लॉजिक बैठ के माइंड मैप बनाओ। अगर आपने पॉलिटी का माइंड मैप बना लिया ना, मैं आपको बताता हूं होता क्या है। पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, हम भी इतना सारा कंटेंट दे रहे हैं, आपके पास भी इतना सारा कंटेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक समय बाद आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप बैठे हुए हैं और आपको रिवाइज करना है। जब तक आपके दिमाग में माइंड मैप नहीं होंगे ना, वो जाल नहीं बनेगा ना कि पॉलिटी क्या है, पॉलिटी के अंदर क्या क्या आता है। तो पॉलिटी के अंदर क्या क्या आता है ये आपको कैसे पता चलेगा? इस माइंड मैप से पता चलेगा, इस कनेक्टिविटी से पता चलेगा। अब देखो, देश ने बोला कि यार हम सिटीजन के लिए कुछ करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सिटीजन के लिए करना चाहते हैं बट हमारे पास पैसा नहीं है करने के लिए। होंगे कि नहीं होंगे ऐसी कुछ चीजें? मैं चाहता हूं मेरे देश का हर बच्चा टेक्नोलॉजी में साउंड हो, मैं हर बच्चे को लैपटॉप देना चाहता हूं। देना चाहेगा कि नहीं देना चाहेगा? देश बहुत कुछ करना चाहता है यार अपने सिटीजन्स के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे पैसा सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फाइनेंसेस ना होने की वजह से कुछ चीजें हैं जो सरकार को करनी है, और वो चीजें दिमाग में भी रखनी चाहिए रूल्स बनाते समय कि हाँ हमें ये करना है सिटीजन्स के लिए। लेकिन ये डायरेक्टली सरकार नहीं कर सकती क्योंकि पैसा ही नहीं है। इन चीजों को बोला जाता है डीपीएसपी। इन चीजों को बोला जाता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो स्टेट की पॉलिसी है उनको डायरेक्ट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए कि आप इनके हित में काम करोगे, आप बेनिफिट दोगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे। तो कुछ हक है जो नागरिक के हैं, लेकिन देश के पास पैसा नहीं है इसलिए सरकार नहीं कर पाती, या देश स्पेसिफिकली देश अपने लोगों के लिए नहीं कर पाता। ठीक है, तो उनको रखा गया डीपीएसपी में। अब याद रखना डीपीएसपी भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा नहीं है तो इनको राइट्स नहीं माना गया है। राइट्स नहीं माना गया तो सिटीजन जान नहीं सकता कि ये मेरा अधिकार है, मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी ये सब देने की। ठीक है, सरकार देना चाहे तो बिल्कुल देगी, लेकिन आप ये डिमांड नहीं कर सकते हो। समझ में आया? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में डिफरेंस समझ में आया? फंडामेंटल राइट्स भी राइट्स है और डीपीएसपी भी राइट्स है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सरकार द्वारा आपको दिए गए कि अगर आपको ना मिले तो आप आवाज उठा सकते हो, ये आपके जीवन जीने के लिए जरूरी है। बट डीपीएसपी कौन से राइट्स हैं जो सरकार आपको देना चाहती है? जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, देश के पास पैसा आएगा, वैसे वैसे डीपीएसपी धीरे धीरे फंडामेंटल राइट्स बनते जाएंगे। डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में क्लियरिटी है आपको? एक हल्की क्लैरिटी। अभी बिल्कुल जो दिमाग आपका है ना, आपने पहले अगर पॉलिटी पढ़ा हो, पहले ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, अभी सब छोड़ दो, अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, कि क्या है, आपने लिंक बनाई। कुछ राइट्स होते हैं जो मिलने चाहिए, कुछ ड्यूटीज होती है जो देनी है, कुछ राइट्स है जो मिलने चाहिए बट सरकार नहीं दे पाती। जब भी दे पाती है ना तो अपनी बेस्ट कोशिश करती है। ठीक है, तो याद रखना फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल होते हैं, मतलब आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हो कि मुझे मेरा राइट नहीं मिला। डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, मतलब आप ये बोलने नहीं जा सकते कि यार मेरे को अच्छा खाना नहीं मिला।
डीपीएसपी का एक एग्जांपल देता हूं। सरकार अपने लोगों को न्यूट्रिशियस फूड देना चाहेगी क्यों, जिससे वो हेल्दी रहे। देना चाहेगी कि नहीं देना चाहेगी, ये बताओ। देना चाहेगी कि नहीं देना चाहेगी, बताओ। बिल्कुल देना चाहेगी यार। मैं सरकार, अगर सरकार है या देश है, वो अपने नागरिक को एक न्यूट्रिशियस फूड देना चाहता है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि जहां पे दे सकती है वहां दे। बच्चों को दे सकती है तो मिड डे मील प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। अगर बुजुर्गों को दे सकती है तो वहां दे दिया। प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकती है तो मातृत्व अभियान बना दिया। तो जहां देना चाहिए धीरे 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 सरकार कोशिश कर रही है और जा रही है। लेकिन आप जाके कोर्ट के सामने नहीं खड़े हो सकते कि मुझे बादाम और काजू नहीं मिला, मुझे न्यूट्रिशन नहीं मिला, क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है। सरकार जहां तक दे पाएगी देगी। अब इसके बाद क्या होता है, ये आपका पहला पार्ट हुआ जो आपको करना है। इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, हमने एक चीज देखी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स अमेंड भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक की बात करी थी ना मैंने, यहां पे बोला था कि जो हमारा, कहां गया ऑर्गेनिक, कहां गया, मैंने बोला था ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक बनाया गया है। क्यों बनाया गया, ताकि सारी चीजें इंक्लूड करे और डिस्प्यूट का चांस ही नहीं रहे। अगर ऑर्गेनिक बनाया है, अगर ग्रो करता है, मतलब चेंजेस हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन चेंजेस को बोला जाता है अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। उन चेंजेस को बोला जाता है अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। प्लस देश एक तरीके से चलता है, लेकिन मान लीजिए कुछ ऊट पटांग चीजें हो जाती हैं, वॉर हो जाती है, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से, जो रूल्स अभी तक हम पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, अमेंडमेंट, अगर इनसे नहीं चल पाता है तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो उन कंडीशंस में देश कैसे काम करेगा वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर उन कंडीशन में देश कैसे काम करेगा वो आपको पढ़ना है। इसके बाद देश के अंदर, ये आपको बेसिक समझ में आया यहां तक आपका एक मेजर पोर्शन कवर हो चुका है, एक मेजर पोर्शन कवर हो चुका है। इसके बाद आता है आपका अमेंडमेंट, आपने पढ़े, इमरजेंसी आपने पढ़ी। इसके बाद देश को चलाने के लिए हमने एक पूरी कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा है कि नहीं बांटा है, छोटे छोटे स्टेट्स में बांटा है कि नहीं बांटा है, ये बताइए। बांटा है कि नहीं बांटा है, बिल्कुल बांटा है। तो अब अगर हमने इन स्टेट्स में बांटा है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन स्टेट्स का कुछ हक है। एक सेंटर है, एक स्टेट है, हो सकता है दो स्टेटों के बीच में लड़ाई हो जाए, हो सकता है सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाए, तो इनसे रिलेटेड लॉज भी तो लिखे होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका चालू होता है सेंटर स्टेट रिलेशन से, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन की कैसा रिलेशन रहेगा, मतलब जो बोलते हैं ना कि सेंटर कैसे, सेंटर की क्या जवाबदारी है स्टेट के प्रति, स्टेट की क्या जवाबदारी है सेंटर के प्रति, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी कि नहीं, बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, तभी तो आप देश चलाना सीखोगे। और अल्टीमेटली आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम, बहुत सारी चीजें रहेंगी। बट कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें ये चीजों को पढ़ना है। अब सेकेंड बॉडी आती है, आपको, आप ये सारे जो रूल्स हैं वो कोई बॉडी बनाएगी, उस बॉडी के बारे में पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे होती है पार्लियामेंट, और सॉरी सेंट्रल लेवल पे होती है पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे होती है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर ये क्या करती है, रूल बनाती है। पार्लियामेंट देश के लिए रूल बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए रूल बनाती है। कोई रूल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कोई रूल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये बताओ, कोई तो रूल बनाएगा। अब पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ही आपका प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, उनके बारे में पढ़ना है। फिर प्रेसिडेंट के बारे में भी पढ़ना है भाई। फिर पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में डिवाइडेड रहता है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी पढ़ना है। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर लोअर हाउस और अपर हाउस में रहता है, स्टेट लेजिस्लेचर लोअर हाउस और अपर हाउस में रहता है कि नहीं रहता है, रहता है कि नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है भाई, बिल्कुल रहता है कि नहीं रहता है। अब जब भाई कुछ रहते कुछ नहीं रहते, मैं इसका भी आपको ट्रिक बता दूंगा, कौन कौन से लेजिस्लेचर में अपर लोअर हाउस दोनों है और कौन कौन से स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं है, ये सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। तो अपर हाउस और लोअर हाउस रहता है, ये पढ़ना है। अब भाई जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में वहां पढ़ा, तो चीफ मिनिस्टर के बारे में स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने प्रेसिडेंट के बारे में सेंटर पे पढ़ा,
गवर्नर के बारे में हम गवर्नर के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। इसके बाद आती है आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे ऊपर होते हैं आपके मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स के नीचे क्या होते हैं? मिनिस्टर्स के नीचे एक होगा सेक्रेटरी, होता है ना, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कोई भी हो तो एक सेक्रेटरी होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। मिनिस्टर को कोई चीज, मिनिस्टर तो आते जाते रहते हैं ये, लेकिन सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट में ग्रो करता है, फाइनेंस में इधर उधर ग्रो करता है। तो सेक्रेटरी इज एग्जीक्यूटिव बॉडी का सबसे बेहतरीन बंदा। उसका रीजन मैं बना रहा हूं कि मिनिस्टर जो रहते हैं ना, ध्यान से देखना, अब यहां पर आपको एक इंडियन पॉलिटिक्स चालू हो गई है, ध्यान से देखना। यहां पर पार्लियामेंट से निकल के ही मिनिस्टर आते हैं, यहां पे पार्लियामेंट से निकल के मिनिस्टर बने। अब मिनिस्टर के नीचे एक सेक्रेटरी रहेगा, सेक्रेटरी के नीचे कुछ आईएएस ऑफिसर रहेंगे, उनके नीचे कुछ स्टेट पीसीएस ऑफिसर रहेंगे, इनके नीचे तहसीलदार और ये और वो, मतलब बहुत सारी ग्रेड। अब ग्रेड 2 में आ जाओ आप, ग्रेड 2 की पोस्ट रहेंगी, फिर ग्रेड 2 के बाद ग्रेड 3 की पोस्ट रहेंगी, फिर ग्रेड 4 की पोस्ट रहेंगी, ठीक है। उसके बाद और मेंबर्स, ये सारे मेंबर्स, इनफैक्ट जो कि चपरासी भी है एक डिपार्टमेंट में, ये सारे लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इसके बाद जैसे कोई मिनिस्टर है, जैसे होम मिनिस्ट्री है, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आईएएस पीसीएस से आपके डीएसपीज रहेंगे, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वालों के अंदर अब पुलिस वालों की अलग लाइन बन जाएगी। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव इस कंट्री में है वो किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये याद रखिएगा। यूजुअली कोई भी एग्जीक्यूटिव है इस कंट्री में, जो देखो ये रूल्स हैं, ये रूल बनाने वाली बॉडी है, ये रूल को इंप्लीमेंट कराने वाली बॉडी है। जो रूल पार्लियामेंट ने बनाए हैं वो रूल को जमीन पे लाना, जैसे कोई स्कीम बनाई पार्लियामेंट ने, तो उसको जमीन पे कौन लाएगा? आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स ही तो लाएंगे, एसएससी सीजीएल, ठीक है, आपके एमपीएसआई, जो भी सरकारी लोग हैं यही तो लेके आएंगे। तो जो भी सरकारी एग्जाम्स होते हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए होते हैं। और ये सवाल बहुत बड़ा कई बार उठ चुका है कि एग्जीक्यूटिव सरकारी एग्जाम से आते हैं तो लेजिस्लेचर में क्यों नहीं होता सरकारी एग्जाम, सरकारी एग्जाम से लेजिस्लेचर में क्यों नहीं जाते हैं, ये आपका सवाल है और ये लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। बट आपको ये चीज समझ में आई तो आपको एग्जीक्यूटिव्स में भी पूरा किन किन के बारे में पढ़ना है। तो आप एग्जीक्यूटिव्स में आप क्या पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया? एग्जीक्यूटिव्स में बॉडीज होती है, मिनिस्ट्रीज होती हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो एग्जीक्यूटिव्स में आपको किसके बारे में पढ़ना है? एग्जीक्यूटिव्स में आपको किसके बारे में पढ़ना है? तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहला आता है आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। जो मिनिस्टर जी थे ना सबसे ऊपर, जिसके नीचे पूरी मिनिस्ट्री होती है, एक मिनिस्ट्री के अंदर ही तो सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक मिनिस्ट्री के अंदर ही तो सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कि नहीं होते हैं? ये बताइए, एक मिनिस्ट्री के अंदर सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कि नहीं होते हैं? एग्जीक्यूटिव बाहर नहीं होता है। हर पूरा देश का एडमिनिस्ट्रेशन इतना बढ़िया सजाया गया है कि रूल मेकिंग बॉडी अलग है, इंप्लीमेंटेशन बॉडी मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है, मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स के अंदर जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, जूनियर ऑफिसर्स के नीचे और नीचे वाले ऑफिसर्स होते हैं। तो पूरा जो फंडा है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? वो मिनिस्टर जी के अराउंड रिवॉल्व करता है पूरे। आप इनफैक्ट एक बेसिकली एक ग्रेड 4 का भी पर्सन ले लो ना, उसकी भी सैलरी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल मिनिस्ट्री से, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट मिनिस्ट्री से पैसा आएगा। बट ये सब एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आपको मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मिनिस्टर्स की पावर क्या होती है, एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं। सेकेंड, आपको ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे ये ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। थर्ड, आपको देखो, अब ये ब्यूरोक्रेट्स बॉडीज में काम करते हैं ना, तो आपको कुछ बॉडीज, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बॉडीज दी हुई है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? कि नहीं आई? तो आपको एग्जीक्यूटिव्स में इन लोगों के बारे में पढ़ना है धीरे धीरे, ठीक है, इन लोगों के बारे में पढ़ना है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्रेसिडेंट वेसिडेंट सब आ जाएगा, वो सब अभी छोड़ दो। सेंटर स्टेट अलग होगा, एग्जीक्यूटिव्स हो गया, और अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ना है, और लोअर कोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। लोअर कोर्ट्स के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा कोर्ट्स होते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट हो गया, या चाइल्ड कोर्ट हो गया, या फिर एनवायरमेंट कोर्ट हो गया।
इन सब के बारे में भी पढ़ना है और इसी के साथ साथ ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी पढ़ना है। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? छोटे कोर्ट्स होते हैं। ये पूरा आपका पॉलिटी का सिलेबस है। किसी को इस पॉलिटी के सिलेबस में कोई दिक्कत है? पॉलिटी क्या होती है आपको समझ में आया? देश कैसे चलता है, देश कैसे चलेगा? रूल बना के, रूल को इंप्लीमेंट करके, रूल का वेरिफिकेशन करके। रूल कहां बनाया जाता है? लेजिस्लेचर, इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, वेरिफिकेशन जुडिशरी, और इन सबको कहां रखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है पूरा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को पीएससी के नजरिए से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। इज इट क्लियर? इसी के अंदर आपका बेसिकली वोटिंग भी आ जाएगा, इसी के अंदर आपका इलेक्शंस भी आ जाएगा, पॉलिटिक्स भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो ये सिलेबस है आपका, ठीक है। ये हिस्ट्री का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब बना, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के बारे में हमें कहां पढ़ना है वो भी पता है। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी के बारे में कहां पढ़ना है वो भी पता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहां आएगा वो भी पता है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सिस्टम कहां आएगा वो भी पता है। क्या ये सिलेबस सबको क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही बहुत लेट हो चुकी है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको पूरा लेक्चर कंसेप्चुअल होगा, कुछ भी नहीं रटाऊंगा मैं आज, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना कि सर ये याद नहीं हुआ, वो याद नहीं हुआ, इतना याद कैसे करेंगे? मैं सब याद करा दूंगा, हर चीज की ट्रिक होती है, लेकिन पहले कंसेप्ट समझो। तो सबसे पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 470 आर्टिकल्स को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ये हमने बनाया है ना, जैसे अभी हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, अब इसको और ज्यादा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने 25 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 12 शेड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 12 शेड्यूल्स क्या होते हैं, 25 पार्ट्स क्या होते हैं, 470 क्या होता है, इसको सब पता चलेगा। अभी बस कॉन्स्टिट्यूशन को फील करो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, जिसके हिसाब से मेरा देश चलता है, जिसमें रूल्स होते हैं, रूल्स को इंप्लीमेंटेशन करने वाली बॉडीज होती हैं और रूल्स को चेक बैक करने वाली बॉडीज होती हैं। अब ये डॉक्यूमेंट को स्पेशल लीगल सैंक्टिटी क्यों कहा जाता है? ये लीगल क्यों है? क्योंकि ये लीगली अपनी पावर पीपल ऑफ इंडिया से डिराइव करता है, पीपल ऑफ इंडिया से डिराइव करता है, और पीपल ऑफ इंडिया से डिराइव करता है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉन्सेप्ट से पहले अब हम स्टार्ट करने वाले सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली चीज आपको पता है क्या है? ऑर्गेनिक इन नेचर है। ऑर्गेनिक इन नेचर का क्या मतलब है? कि ये ग्रो करता है, ये ग्रो करता है, लेकिन ग्रो करता है, लेकिन क्या इसमें चेंजेस करना काफी आसान है? क्या इसमें हम एक सेकेंड मेरी कॉपी में ले आओ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब बात आती है, देखो बहुत ध्यान से समझना, अब कुछ वर्ड्स आएंगे और वर्ड्स इतने जरूरी होते हैं पॉलिटी में कि एक वर्ड से ना 14 साल की सजा हो जाती है। आपने वो देखा ही होगा सऊदी अरेबिया में क्या केस चल रहा है अभी। सो दैट इज वाई वर्ड टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज आपको, सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक इन नेचर। ये सब आपको किताबों में नहीं मिलेगा। किताबों में आपको रूल्स मिल जाएंगे, लक्ष्मीकांत में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो लिखी हुई है। जो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी जो है वो लक्ष्मीकांत है, बट पीएससी के लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है और दूसरा फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल। अब ऑर्गेनिक इन नेचर क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रो करता है। फंडामेंटल क्यों होता है? क्योंकि ये गवर्नेंस के लिए सुप्रीम बुक है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा इंडिया में, गवर्नेंस के लिए ये सुप्रीम बुक है। तो कोई भी डिस्प्यूट होगा इंडिया में तो हम किसके पास जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के मदद से ही चलते हैं। सो दैट इज वाई जो सबसे पहली चीज हो जाती है वो ये होती है कि इट इज ऑर्गेनिक एंड फंडामेंटल इन नेचर।
ठीक है, तो सबसे पहले लिखो इट इज फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं ना वो लिखना चालू कर दो। इट इज फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन। इट इज फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन। इज इट क्लियर? that establish conception अभी लिख लो, मैं बाद में बता दूंगा, नीचे थोड़ी सी स्पेस छोड़ना, मैं बाद में लिखा दूंगा। कंसेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो कभी अगर मेंस में लिखने के लिए भी आए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो ये 5 शब्द आपको याद रखने हैं और ये 5 शब्द ही आपको डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ये डेफिनेशन आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन दैट एस्टैब्लिशेस कंसेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गेनिक का मतलब ग्रो, फंडामेंटल मतलब गवर्नेंस। अब कंसेप्शन का क्या मतलब होता है? कंसेप्शन मतलब कैसे सरकार बनेगी, तो हाउ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, ये इसमें बताया गया है। कैरेक्टर मतलब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स बताया गया है। एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ये बताया गया है। इज इट क्लियर? ये 5 शब्द में किसी को कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि भाई ये 5 शब्द ही अल्टीमेटली आपको मैं बता देता हूं। इट इज द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन। इट इज फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन दैट एस्टैब्लिशेस कंसेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कैसे सरकार बनेगी, क्या इंडियन स्टेट का नेचर होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा गवर्नमेंट का, और ये बताता है। और प्लस ऑर्गेनिक है मतलब ये चेंज होता रहता है, फंडामेंटल है मतलब ये सुप्रीम है, इसी के हिसाब से देश चलेगा। ये 5 शब्द आपकी डेफिनेशन को एकदम अलग करते हैं और ये 5 शब्द ही एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्या यहां तक सबको समझ में आया? क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पता होना चाहिए। क्या कोई बता सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपको देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी इज्जत है, कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी इज्जत है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से लोग कितना चलते हैं। जैसे मैं बोलूं नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया में उनके लीडर के हिसाब से लोग चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मतलब ही नहीं है कि क्या रूल्स है, उनको मतलब ही नहीं है। तो जितना 0 से 1 की स्केल में, 0 से 1 की स्केल में अगर आप नॉर्थ कोरिया हो तो आप यहां कहीं हो, ठीक है, आप लीबिया हो तो यहां कहीं हो, आप जिम्बाब्वे हो तो कहां यहां कहीं हो, क्योंकि इनके यहां रूल्स का मतलब नहीं होता। जो सरकार चाहती है वो होता है। आप ध्यान से समझना, हम पॉलिटी के अंदर घुस रहे हैं और यहां पर ही कॉन्सेप्ट आता है क्या सरकार अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती है? जी नहीं, हमारे यहाँ नहीं, बट हाँ कुछ देशों की सरकार है जो कर सकती है, उनके बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कम है। तो आपको ये चीज समझ में आई? अगर मैं बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है, तो वो देशों में आता है यूएस, इंडिया, ठीक है, यूके। ये कुछ देश है जिनको स्केल में हम 1 पे रखेंगे और ये असली में स्केल होती है 0 से 1 तक की। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हम बोलेंगे कि इन एरिया में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम होता है, इसलिए इनके यहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हाई है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। इज इट क्लियर? लेकिन नॉर्थ कोरिया जैसी जगह में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर है भी तो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं होता है, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दैट इज वाई
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन लिखना चालू करो। यूजुअली ये डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, बट अभी हमारे, जैसा कि मैंने बताया था, हमारे डिजाइनर भैया की शादी चल रही है, तो उस वजह से वो कुछ भी डिजाइन नहीं कर रहे, खाली स्लाइड छोड़ देते हैं, अब ये मुझे बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं, यूपीएससी में इसका डायरेक्ट सवाल आ चुका है, इसका डायरेक्ट सवाल आ चुका है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का दूसरा नाम है लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, आप ये समझिए कि गवर्नमेंट के ऊपर कितनी लिमिट लगाई गई है। जैसे मैं बोलूंगा, ये जो गवर्नमेंट्स है इनमें काफी ज्यादा लिमिट्स लगाई हुई है, तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट है। और ये वाली गवर्नमेंट जो होती है ये अनलिमिटेड गवर्नमेंट है, अनलिमिटेड पावर्स होती है और वो जो चाहे वो कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत है, कितना देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, और जो देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है उसमें स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि एक रूल्स के हिसाब से वो चल रहा है। स्टेबिलिटी आती है क्योंकि वो रूल्स के हिसाब से चल रहा है। और सेकेंडली क्या होता है, आप खुद देख सकते हैं इन देशों में स्टेबिलिटी नहीं है। सो दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन होने का फायदा क्या है, एक रूल्स होते हैं, रूल्स पे चलते हैं, गलत गलत होता है, सही सही होता है। यहां पे एक गलत एक दिन गलत है, दूसरे दिन गलत सही हो जाता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द लीडर। अगर आज उसको गलत लग रहा है तो गलत है, कल उसको सही लग रहा है तो सही हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ रूल से चलते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि यूपीएससी में आ चुका है, एमपीपीएससी का लेवल बढ़ रहा है। एमपीपीएससी पहले जैसे आसान सवाल अब नहीं पूछेगा, ये चीज समझ लो। अगर आप लोगों को लगता है एमपीपीएससी बहुत आसान सवाल पूछने वाला है, एमपीपीएससी में बेसिकली जैसे सवाल पहले आते थे, इजी गोइंग सवाल आ गए, ये हो गया वो हो गया, अब नहीं आएगा। एमपीपीएससी का पिछले साल का पेपर थोड़ा टफ था, मेंस टफ था, बाकी सारे पीएससी ने अपना लेवल बढ़ाया, तो आपको कंसेप्ट के थोड़ा सा पास जाना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन से दूर और कंसेप्ट के पास। सेकंड, आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके इस साल के पीएससी में ये रिपीट होंगे। क्यों? क्योंकि एमपीपीएससी यूपीएससी जाने की कोशिश करेगा, यूपीएससी का लेवल टच करने की कोशिश करेगा। तो जो लोग पेपर बना रहे हैं वो यूपीएससी का पेपर देखेंगे, और अल्टीमेटली जब पेपर देखेंगे तो उनके दिमाग में अगर उनको कोई क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो वो इजीली रोपन कर लेंगे। एमपीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और मान के चलिए कि यूपीएससी से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और कॉन्सेप्ट भी उसी लेवल के होंगे। तो लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आप सबको, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन तो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया गया है। रूल्स उनके यहां भी है, लॉज उनके यहां भी है, और उनका पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम होता है। आपको पता है, जो रूल्स पार्लियामेंट बना देता है ना, वहां पर वो सुप्रीम हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दैट इज वाई यूके की कहानी अलग है। देखो, हमारे यहाँ अभी सब पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो। हमारा पार्लियामेंट यूके का, हम भी पार्लियामेंट्री फॉर्म में, वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म में। पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे, मैं ये नहीं चाहता, कुछ भी मत करो, अभी सिर्फ समझो, अभी सिर्फ समझो। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट है। लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या फंडा है वो पता चल गया। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे करें, एक कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत कैसे करें। देखो, अगर किसी एक के हाथ में पावर है, अगर किसी एक के हाथ में पावर है तो वो मोनोपोली हो जाती है, और उस केस में कभी भी उस इंसान से ज्यादा किसी की इज्जत नहीं होती है। हमारे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी को देता है। हमारे केस में जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को देता है कि तुम लोग काम करो। लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। तो दैट इज वाई इन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। सो दैट इज, अब आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कहां होती है, पावर किसने देके रखी है। तो दो शब्द आते हैं, अब आपने बहुत बार पढ़ा होगा, डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर। तो क्या आप बता सकते हो डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर में क्या फर्क होता है? डिवीजन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर में क्या फर्क होता है? आप खुद सोच के बताइए, डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर में क्या फर्क होता है? देखिए, डिवीजन ऑफ पावर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में होता है, कि कुछ पावर सेंटर के पास है देश चलाने की, कुछ पावर स्टेट के पास है देश चलाने की। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि अगर मैंने एक पावर किसी एक के हाथ में दे दी तो वो सुप्रीम बन जाएगा। यूके में क्या होता है, सारी पावर जो है
वो उनके लेजिस्लेचर के पास है, तो लेजिस्लेचर सुप्रीम हो जाता है। मान लीजिए कोई गलत लॉ भी बना रहा है लेजिस्लेचर, तो उनका जुडिशरी आवाज नहीं उठा सकता। अगर कोई लेजिस्लेचर गलत भी कर रहा है, अगर कोई लेजिस्लेचर गलत भी कर रहा है तो उनका, अगर कोई लेजिस्लेचर गलत भी कर रहा है तो उनका जुडिशरी आवाज नहीं उठा सकता कि ये लॉ गलत है। हमारे यहां हम ये नहीं चाहते थे, तो हमने कॉन्सेप्ट लाया चेक्स एंड बैलेंसेस का। ये वर्ड याद रखना, चेक्स एंड बैलेंसेस। हमने कॉन्सेप्ट लाया चेक्स एंड बैलेंसेस का। अब ये चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? थोड़ी सी पावर लेजिस्लेचर के हाथ में है, थोड़ी सी पावर एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में है, और थोड़ी सी पावर जुडिशरी के हाथ में है। ठीक है, अगर लेजिस्लेचर गलत लॉ बना रहा है तो जुडिशरी आवाज उठा के उस लॉ को कैंसिल कर सकता है। अगर जुडिशरी का कोई डिसीजन गलत है तो लेजिस्लेचर उसके ऊपर लॉ बना सकता है। अगर लेजिस्लेचर को लगता है कि एग्जीक्यूटिव्स गलत कर रहे हैं तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव्स के लिए कोई लॉ बना सकता है, और एग्जीक्यूटिव्स को लगता है कि लेजिस्लेचर गलत है तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये जो ये सारी तीनों बॉडीज होती हैं, ये बॉडीज सुप्रीम नहीं है, क्योंकि एक किसी की पावर सबसे ज्यादा नहीं होती। ये तीनों आपस में एक दूसरे पे ब्लेम भी कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को इशू भी क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो सेपरेशन ऑफ पावर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा, लिमिटेड गवर्नमेंट पढ़ी, और अब हमने सिंपल सी बात ये पढ़ी क्या, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग पार्ट में पावर को डिवाइड किया हुआ है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग पार्ट में पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। अब हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, थोड़ा लेजिस्लेचर पढ़ना है, थोड़ा एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, थोड़ा जुडिशरी पढ़ना है। ठीक है, तो आपको डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर में अगर फर्क समझ में आ गया तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब कोर कॉन्सेप्ट, पहले कोर कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, पहले कोर कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। देखो, अब अगर आपको कुछ भी पढ़ना है ना, यहां पे अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, यहां पे कहां गया, अगर आपको इसमें से कुछ भी पढ़ना है ना, तो कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपके बेसिक्स क्लियर करेंगे इंडिया को लेके। ठीक है, तो इंडिया का जो ये पहला वाला पार्ट है ना बेसिक्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का, हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होता है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्सेप्ट समझो, धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट समझोगे, और तब आपको ये सब रिटन अनरिटन ये सब हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है कि कैसे देश चलता है। तो देश चलाने के लिए ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, अगर ये इंडिया है, इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। इन स्टेट को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, D1, D2, D3। इन डिस्ट्रिक्ट्स को और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग तहसीलों में डिवाइड किया गया, T1, T2, T3। जो आप एसडीएम बनते हो ना, एक तहसील के एसडीएम बनते हो, इन तहसीलों को और फर्दर डिवाइड किया गया गांव में, G1, G2, G3। इज इट क्लियर? तो एक पूरे देश को इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हर पार्ट में ध्यान से समझना, हर पार्ट में एक लीडरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर पार्ट में एक लीडरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप ये बताइए, हर पार्ट में एक लीडरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जल्दी भाई रिप्लाई करो। रिप्लाई नहीं करोगे तो भाई फिर मैं आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मैं भी थक गया हूं। लीडरशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हर जगह पर एक लेजिस्लेटिव लीडर होता है, एक एग्जीक्यूटिव लीडर होता है। ये याद रखना, हर स्टेट पे एक रूल बनाने वाला होगा, एक रूल को इंप्लीमेंट करने वाला होगा। रूल बनाने वाला कहो नहीं भी हुआ तो रूल बनाने वाले का एक प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेटिव होता ही है। तो स्टेट लेवल पे वो जैसे लेजिस्लेचर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव में मान लीजिए सेक्रेटरी हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, तहसील लेवल पे एसडीएम एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, गांव के लेवल पे क्या रहता है आपका सीईओ जनपद, ये एग्जीक्यूटिव रहती है। तो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो भी आप पढ़ते हैं ना, या जो भी पोस्ट आप पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव बॉडी है इस पूरे इंडिया के स्ट्रक्चर में। बट ये इंडिया पूरा का स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों है, या देश में हमारे मिनिस्टर्स कैसे चुने जाते हैं,
हमारे यहाँ लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, बाकी देशों में प्रेसिडेंट बड़ा होता है लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है। ये सारे सवालों के जवाब जो है वो पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलेंगे आपको। पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलेंगे आपको, ठीक है। अब ध्यान से समझिए क्या होगा जब हम इसमें आगे डेप्थ में घुसते हैं, तो आपको यह चीज समझ में आएगा कि देखिए क्या होता है। इंडिया का पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझिए, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर समझिए। सबसे ऊपर होता है पार्लियामेंट, सबसे ऊपर आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो विंग्स होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट में कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और क्या होती है, प्रेसिडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, और प्रेसिडेंट भी होते हैं। क्यों मैं बता रहा हूं आपका, एक थोड़ा पहले स्ट्रक्चर समझ लो। सिमिलरली हर स्टेट का यूजुअली स्टेट लेजिस्लेचर होता है जिसमें एक अपर हाउस होता है जिसको बोलते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। एक लोअर हाउस होता है जिसको क्या बोलते हैं, विधान सभा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कहीं भी लॉ पास होने के लिए पहले वो लोकसभा राज्यसभा या राज्यसभा में भी आए तो पहले एक हाउस से दूसरे हाउस के बाद प्रेसिडेंट को जाता है और प्रेसिडेंट उसको जब साइन करता है तब वो बेसिकली एक रूल या तब वो एक बेसिकली लॉ एक एक्ट बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होता है, ठीक है। तब वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी हुआ तो भी कोई भी रूल बनाना है तो पहले लोकसभा, पहला कोई भी हाउस, उसके बाद दूसरा हाउस और प्लस प्रेसिडेंट। तो इसीलिए प्रेसिडेंट भी इसका हिस्सा होता है, ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट भी इसका हिस्सा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात क्या आ रही है वो ध्यान से समझो। यहां पे देखो पॉलिटी का अगर पहला लेक्चर ये समझ गए ना, मैं बता रहा हूं कई बार ये बोरिंग हो सकता है, कई बार ये नहीं भी समझ में आएगा, लेकिन अपने डाउट उठाओ क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया ना बाकी सब तो रटता ही है। समझ में आया? तो लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, अपर हाउस क्या होता है, लोअर हाउस क्या होता है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अब कैसे काम करता है, आपको पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझने के लिए, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझने के लिए पहले पार्लियामेंट को समझना जरूरी है। तो देखो क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना, क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। आपका पूरा देश है, जैसे मान लीजिए ये देश है, देश में यह माना जाता है, ध्यान से समझना कि लोकसभा का कॉन्सेप्ट क्यों आया। लोकसभा को हमने लोकसभा कहना क्यों चालू किया, क्योंकि वो लोगों की सभा होती थी। अब क्यों लोगों की सभा है समझो, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। हो सकता है यहां का जो एक ग्रुप है वो ये वाले ग्रुप से डिफरेंट हो कि नहीं हो कि नहीं हो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। इंडिया में ये हो सकता है कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो हमने क्या किया, पूरे इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। पूरे इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमने ये कोशिश की है, हमने ये माना है कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड इंडिया है, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड इंडिया है, हर किसी का अपना हक है, हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट है और हर किसी की अपनी दिक्कतें हैं और इनकी रिक्वायरमेंट और इनकी दिक्कतें नेशनल लेवल पे पहुंचनी चाहिए। पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए, ये बताइए। पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए, थोड़ा हाँ या ना कर दो बाकी लोग भी भाई। इंडिया को अगर अच्छे से एडमिनिस्टर करना है, अगर आप खुद मान के चलिए, इंडिया को आपको बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर अगर करना है तो आपको हर ग्रुप का से लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हर ग्रुप से ऐसे 545 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप से एक एक लीडर आता है जो इन कुछ, अब देखो सबको तो ले नहीं सकते, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हम बनाते हैं और इनसे एक लीडर आता है और वो लोकसभा में बैठता है। तो लोकसभा में 545 सीटें हैं आज की डेट में, ठीक है। एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट में बाद में हटा दूंगा, उसका बिल्कुल लोड मत लो, ठीक है। तो लोकसभा में 545 सीटें। कॉन्सेप्ट ये है कि हर इंसान की, हर लोगों की जो इच्छाएं हैं वो मानी जाएगी। तो लोकसभा बनाया गया लोगों की इच्छाओं के लिए।
तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे इंडिया को डिवाइड किया जाता है, कोई स्टेट नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है और वहां से लोग आते हैं और लोकसभा में बैठ के डिस्कस करते हैं। वहीं एक इंडिया में हमने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट्स बनाई हैं, हमने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट्स बनाई हैं, हमने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट्स बनाई है कि नहीं बनाई है? बिल्कुल बनाई है भाई। अब अगर हमने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट्स बनाई है तो हर स्टेट का अपना एक फंडा होगा। इसके स्टेट के अंदर भी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बट वो लोगों पे ध्यान देने के लिए, स्टेट के ध्यान देने के लिए नहीं है कि स्टेट कैसे ग्रो करेगा, स्टेट कैसे पैसा कमाएगा, स्टेट कैसे ग्रो डेवलप होगा। लोगों पे ध्यान देने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है लोकसभा। लेकिन स्टेट को भी तो ग्रो करने की जरूरत है, हर स्टेट को भी तो अपना ख्याल रखने की जरूरत है। लोग तो अपना ख्याल रखेंगे पैसों को लेके, अपने उनका बेनिफिट हो, उनके बच्चे अच्छे से पढ़े, उनके अच्छे लॉज हो, लेकिन जो लोग देश चला रहे, ब्यूरोक्रेट्स हो गए या फिर जो भी मिनिस्टर्स हो गए, जो एक जिनके पास प्रदेश की या एक स्टेट की बागडोर है, आपको नहीं लगता कि स्टेट का भी कुछ से होना चाहिए कि हाँ भाई हमारी स्टेट को सोलर प्लांट की जरूरत है, हमारी स्टेट को इस चीज की जरूरत है, हमारी स्टेट में थोड़ा ज्यादा राशन आना चाहिए, हमारी स्टेट में स्पोर्ट्स पर्सन ज्यादा हो रहे हैं तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होना मांगता है। तो स्टेट का भी तो अपना एक कहना है ताकि वो अपने लोगों के लिए काम कर सके। लोग तो अपनी जिम्मेदारी, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज ही रहे हैं लोकसभा में, तो इंडिविजुअल लेवल पे तो लोकसभा में मैंने अपना मतलब मेरे बेनिफिट के लिए मैंने अपने एरिया से एक भेज दिया, लेकिन स्टेट को भी तो मेरा ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? स्टेट को भी तो मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टेट भी अपने कुछ नेता या अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, उसको बोलते हैं राज्यसभा। तो याद रखना, ये इस बॉडी को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। समझ में आया? और ये क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। ये कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स। जाने चलेगा भाई, चलेगा, आधे पौन घंटे और चलेगा, ठीक है। ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा में आपको फर्क समझ में आया। सिमिलरली क्या होता है? स्टेट लेवल पे हमने पूरे स्टेट को अलग अलग विधानसभाओं में बांट के रखा है, ताकि स्टेट के लेवल पे भी जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है उसमें भी तो हर छोटे छोटे डिपार्टमेंट का से होना चाहिए। हर छोटे छोटे डिपार्टमेंट का, मैं बता तो रहा हूं, स्टेट लोकसभा को अटेंड कौन करता है वो सब पता चलेगा, भी थोड़ा सा ध्यान रखो। सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट में भी अगर लॉ बन रहे हैं, तो स्टेट में लॉ बनाने वाले लोग इन एरिया से आने चाहिए कि नहीं? स्टेट में भी लॉ बनाने वाले लोग इन एरिया से आने चाहिए, ताकि इन एरिया का जो इंटरेस्ट है उसको दिमाग में रखा जाए, क्योंकि इस एरिया का बंदा जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है वो इस एरिया का ख्याल रखेगा, ये वाला इस एरिया का रखेगा। सिमिलरली लोकसभा में ये लोग जो यहां से चुन के आते हैं ना, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ये लोग लोकसभा में बैठते हैं। जो लोकसभा में इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग चुन के आते हैं ना, वो बैठे जाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज समझ में आई आपको कि लोकसभा में इन स्टेट से जो लोग आते हैं, इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग आते हैं वो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों का इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों का नेता बनके एक जन आ रहा है कि यार मैं इन लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, हमारे यहाँ पर नल नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये छोटे एरिया से आते हैं, छोटे एरिया का ध्यान रखना होता है, तो ये अपनी बातें रख पाते हैं उस एरिया को डेवलपमेंट को लेके। सिमिलरली स्टेट के डेवलपमेंट को लेके जिनको बात रखनी होती है वो यूजुअली राज्यसभा में होते हैं। जब हम स्टेट लेवल पे आते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी लॉ बनाया जाता है स्टेट से रिलेटेड, पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाता है सेंटर से रिलेटेड। अब क्या हो रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर में जब लॉ बनाया जा रहा है सेंटर से रिलेटेड, मैं बता रहा हूं ये टफ टॉपिक है बहुत। अगर आपने ये पहले कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा है ना, तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही 2 घंटे 3 घंटे लग जाए, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि बाकी सब आसान हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर में जो छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, वहां से जो लोग आते हैं वो लोअर हाउस में बैठते हैं, और कुछ बड़े बड़े एरिया से लोग आते हैं
जो कि अपर हाउस में बैठते हैं या फिर विधान परिषद में बैठते हैं। ठीक है, ये लोग मिलके लॉ बनाते हैं। तो लॉ बनाने की प्रोसेस आप लोगों को समझ में आई। एमएलए, एग्जैक्टली एमएलए, लोकसभा में एमपी बैठते हैं। सुनो तो अभी एमएलए एमएलए पे मत जाओ भाई, एमएलए एमपी इन पे मत जाओ बिल्कुल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अभी बिल्कुल मत जाओ इस पे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी कॉन्सेप्ट समझो, सब समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये समझना है कि छोटे छोटे एरिया से लोग आ रहे हैं, तो वो कहां जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है, लोकसभा में जा रहे हैं। ठीक है, अगर सेम स्टेट के छोटे छोटे एरिया से जो सिलेक्ट होके आते हैं, वो स्टेट में भी लोअर हाउस और अपर हाउस होता है। अब ध्यान से समझो कि आगे क्या होगा। जैसे ही आगे ये चीज जाएंगी, जैसे ही आगे ये चीज जाएंगी, तो क्या होता है, ध्यान से समझना। आपका एक रूल बनना है या लॉ बनना है, तो सबसे पहले बिल आता है, बिल के ऊपर डिस्कशन होता है। अब ये डिस्कशन कौन करेगा, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल करेंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर के से रिलेटेड अगर कोई बिल आ रहा है, जो स्टेट की असेंबली स्टेट का लॉ बनाना चाह रही है, तो लोअर हाउस में जो लोग बैठे हैं, या फिर विधानसभा, या फिर इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में। इज इट क्लियर। तो यहां पे जो लोग बैठे हैं वो बात करेंगे। बट अब मैं सिंपल सी बात, आपको यहां तक चीजें समझ में आई कि क्या होता है लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो सबसे पहले। पार्लियामेंट अपना लॉ बनाता है, स्टेट अपना लॉ बनाता है। पार्लियामेंट अपना लॉ बनाता है, स्टेट अपना लॉ बनाता है। पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए दो विंग्स दिए गए, लोअर हाउस, अपर हाउस। स्टेट को दो विंग्स दिए गए, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा या विधान परिषद। इज इट क्लियर। तो ये दोनों विंग समझ में है, दोनों अपने अपने लॉ बनाएंगे। इसके बाद लॉ कैसे बनता है, पहले किसी हाउस में आएगा, वहां पे जो भी लोग हैं वो उसको डिस्कस करेंगे, बिल पास करेंगे, तो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में बिल डिस्कस होगा, पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और स्टेट में गवर्नर के पास जाएगा। अगर गवर्नर को सही लगता है कि हाँ सही है, साइन करेगा, तो वो एक बिल, एक एक्ट बन जाएगा और एक रूल बन जाएगा। सिमिलरली पार्लियामेंट से जो जो लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हुआ है, वो प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, तो वो वहां का लॉ बन जाएगा। तो लॉ बनाने की प्रोसेस आपको पहले समझनी पड़ेगी, और लॉ बनाने के लिए लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि लॉ इन लोगों के लिए बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, लॉ इन लोगों के लिए बन रहे हैं, तो इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि नहीं, यहां होना चाहिए, जो इन लोगों का इंटरेस्ट को ध्यान में रखे। सो दैट इज वाई लॉ कौन बनाता है, जो यहां से लोग आ रहे हैं ना, इनके नेता या इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, वही लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर लोकसभा या राज्यसभा में बैठते हैं। इज इट क्लियर। तो अगर मुझे पूरा लॉ बनाने की प्रोसेस समझनी है, तो लोग क्यों आ रहे हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से समझ में आया। कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स में फर्क समझ में आया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल लोगों के हित के लिए काम करते हैं, स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स जो राज्यसभा में बैठते हैं, वो स्टेट्स के हित के लिए काम करते हैं। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा भाई फिर। ठीक है, अब सेकेंड कॉन्सेप्ट समझो। अब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का मतलब तुम धीरे धीरे समझेंगे। हमारे यहां क्या सिस्टम होता है, पहले ये समझो। अब हम पार्लियामेंट को या इलेक्शंस को थोड़ा और पास से देखते हैं, क्योंकि ये आपको चीजें करने में हेल्प करेगा। मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया को मैंने 6 लोकसभा या 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है। तो जो मेरा पार्लियामेंट है उसमें एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। अभी हम सिर्फ नेशनल लेवल पे देखेंगे। इन दोनों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है एमपी, या फिर हिंदी में हम इनको बोलते हैं सांसद। अब समझो क्या है, पार्लियामेंट को रूल बनवाना है। पार्लियामेंट क्या है, रूल बनाएगी। पार्लियामेंट रखवाली करती है, पार्लियामेंट रखवाली करती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करती है। अब ध्यान से समझना क्या होगा। सबसे पहले लोगों के हित में काम करने के लिए पूरे इंडिया से 8 लोग आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, हर ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये 8 लोग आए। इज इट क्लियर, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मान लो पूरे इंडिया को मैंने 2 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक स्टेट ये है
और दूसरा स्टेट ये है, तो राज्यसभा में 2 लोग आएंगे। क्या यहां तक सबको क्लियर है सब कुछ? मैंने स्टेट के 2 रिप्रेजेंटेटिव डाले, एक एक करके डाला दोनों स्टेट का, ताकि स्टेट का जो कहना है वो भी काउंट कर लिया जाए। प्लस हर कॉन्स्टिट्युएंसी से मैंने लोगों के हित में काम करने वाले 8 लोग डाले हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद। अब होता क्या है, ध्यान से समझिए। अब जो लोकसभा है 8 लोग हैं, तो 8 लोगों में से किसी को लीडर बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? ऐसे थोड़ी कि 8 लोग बराबर हो सकते हैं, लीडर बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? बनना पड़ेगा। तो एक लीडर ऑफ लोकसभा होता है, लीडर ऑफ लोकसभा होता है कि नहीं होता है? एक लीडर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई नहीं तो रूल कैसे बनाओगे? जब तक लीडर नहीं होता है ना, तो रूल नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल बनाने के लिए एक नेता का होना, एक लीडरशिप का होना जरूरी है कि भाई ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो। तभी तो वो सब पूरे सिस्टम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इस लीडर को हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, इज इट क्लियर? प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। अब याद रखना, प्राइम मिनिस्टर इज डेफिनेटली लीडर ऑफ लोकसभा, लेकिन हो सकता है प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से भी आ जाए, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा क्यों। आप ये समझिए, पूरी बॉडी राज्यसभा और लोकसभा में एक लीडर होना जरूरी है, लीडर होना जरूरी है। अब बात आई प्राइम मिनिस्टर की। अब प्राइम मिनिस्टर को एक टीम की जरूरत होती है, प्राइम मिनिस्टर को एक टीम की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो रूल बन रहे हैं वो एक टीम की हेल्प से बनाना है और प्लस उसको इंप्लीमेंट भी कराना है। तो हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये दोनों बॉडी साथ में चलती हैं। कैसे? अभी हम लिंक देखेंगे। तो इसको एक खास टीम की जरूरत है, उस टीम को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उस टीम को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये चीज आप सबको समझ में आई? ये चीज आप सबको समझ में आई कि इनको क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये एक टीम होती है, इसके अंदर आते हैं, आपने जो टर्म सुनी होगी मैं लेफ्ट में लिख देता हूं। सबसे पहली चीज आती है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स। सेकंड आपके आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। और थर्ड आते हैं आपके स्टेट मिनिस्टर्स। लेकिन इतना अभी डेप्थ में मत जाओ, बिल्कुल इतना लेने की जरूरत नहीं है। आपको यह पता होनी चाहिए कि एक टीम होती है। अब कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर मिनिस्ट्री होती है। कैबिनेट मिनिस्टर एक मिनिस्ट्री को लीड करता है, करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ। सबसे पहले लोकसभा बनी, उसका एक लीडर बना, लीडर की एक टीम बनी, टीम के जो मेजर खिलाड़ी हैं उनके पास एक मिनिस्ट्री होगी। मिनिस्ट्री के अंदर आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और ये ब्यूरोक्रेट्स आपका पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे काम करते हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे काम करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर बेसिकली चीज थोड़ी सी क्या चेंज होगी, देखो। ये बॉडी क्या थी? रूल बनाने वाली बॉडी थी या लॉ बनाने वाली बॉडी थी, ये लेजिस्लेटिव बॉडी थी। लेकिन धीरे धीरे फ्लो में एक के नीचे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बन गई है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो लेजिस्लेचर से ही निकल के आपके एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं ये बताओ? आते हैं कि नहीं आते हैं ये बताओ? लेजिस्लेचर से निकल के ही आपके एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? मैं बता रहा हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा यार, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। बस थोड़ा सा समझो, मैं बता रहा हूं, पूरा देश की बात कर रहे हैं, देश चलाने की बात कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है समझना। लेकिन कंसेप्चुअली धीरे धीरे पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा। आपको ये चीज समझ में आई कि कैसे लेजिस्लेटिव से एग्जीक्यूटिव बॉडी बन गई? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो क्या होता है, क्या हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर?
एग्जीक्यूटिव्स आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब आप समझो क्या होता है। देखो अब एक दूसरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट की मैं बात करता हूं। दूसरा क्या हो सकता है कि एक बॉडी है जो लॉ बनाती है, एक बॉडी है जो लॉ बनाती है, उसमें भी अपर हाउस है, लोअर हाउस है, और लॉ को पास किया जाता है। लॉ को पास करके एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को दिया जाता है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को दिया जाता है, एक एग्जीक्यूटिव हेड को दिया जाता है, एक एग्जीक्यूटिव हेड को दिया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड को दिया जाता है जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये अपने अपने फंक्शनिंग करते हैं। और कहीं दिक्कत आती है तो जुडिशियरी आपका सपोर्ट करेगी। यहां पर क्या हो रहा है, बिल पास हो गया तो उसके बाद लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव का जो फंडा है वो कहीं और ही जाएगा, एग्जीक्यूटिव का लीडर कहीं और ही होगा। यहां पे क्या हो रहा है, हमारे यहां एक चेन बनती है। लेकिन एक सिस्टम ये हो सकता है, एक सिस्टम ये हो सकता है, एक सिस्टम ये हो सकता है बेसिकली क्या, एक सिस्टम बेसिकली से ये हो सकता है क्या कि एग्जीक्यूटिव्स लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग हो, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है और उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई और लीडर है, उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रूल बनाने वाले लीडर के अंदर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। रूल बनाने वाले लीडर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो ऐसा जरूरी तो नहीं है बिल्कुल भी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट अ सेकेंड। अब बेसिक सा क्या है, लॉज, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये लोग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? राकेश जी आप बताइए कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मैं थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट भी कर लूं क्या साथ साथ में, भूख तो लग रही है भाई मुझे बहुत जम के। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं लॉ गलत बन रहा है तो एग्जीक्यूटिव्स आवाज तो उठा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स आवाज तो उठा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स आवाज तो उठा सकते हैं, यस और नो, कि यार ऐसा ऐसा दिक्कत है, ये दिक्कत है, यस और नो, एग्जीक्यूटिव्स आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, ये बताइए। अगर एग्जीक्यूटिव्स इसी बॉडी में से निकल के आ रहे हैं और लॉ गलत बन रहा है तो क्या वो आवाज उठाएंगे? क्या वो आवाज उठाएंगे? आप खुद बताइए, क्या वो आवाज उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। सो दैट इज वाई ये दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब मैं प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा और डेप्थ में घुसता हूं और आपको डिफरेंस दिखाना शुरू कर देता हूं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा नोट डाउन करना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहां पे डिजाइन करने वाले हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, ये आपका लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के अंदर ही आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं और जुडिशरी अलग है। इज इट क्लियर? क्या किसी को ये पहला वाला जो डायग्राम है इसमें कोई इशू है? क्या किसी को ये जो पहला वाला डायग्राम है इसमें कोई इशू है? मुझे सबका नो चाहिए, क्योंकि ये अगर इशू नहीं है ना आपको कि लेजिस्लेचर के अंदर से एग्जीक्यूटिव आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और जुडिशरी अलग होता है। सेकेंड केस में क्या होगा, आपका लेजिस्लेचर अलग होगा,
एग्जीक्यूटिव्स अलग होगा और जुडिशरी अलग होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? अब यहां पर ध्यान से समझो, ये चीज बेसिक समझ में आ गई। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक फंडा आपको क्लियर हो गया है। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक फंडा आपको क्लियर हो गया है कि कौन क्या करता है। सेकंड केस में क्या आता है, जो यहां पर आप ध्यान से आप लिखना चालू करो। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, देखो सबसे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझो। यहां पे जो लॉ बनाने वाली बॉडी है उसका हेड कौन है? जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसका हेड कौन है? जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसका हेड कौन है, ये बताओ। जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका हेड होता है प्रेसिडेंट। क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्राइम मिनिस्टर की एक टीम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एक टीम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये चीज यहां खत्म हो जाती है। मैं बता रहा हूं आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक और डेप्थ में डायग्राम देता हूं मैं आपको। ठीक है, ध्यान से समझना। लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी ये कॉमन होती है। ठीक है, ये कॉमन नहीं है बेटा, अलग अलग होती है, सॉरी। जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर अपना काम करती है। इज इट क्लियर? ये पूरे सारे देशों में ये कॉमन है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो प्रेसिडेंट के अंदर अपना काम करती है। ठीक है, और जो जुडिशरी होती है वो सेंट्रल कोर्ट या फिर हमारे यहां बोला जाता है ना सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना काम करती है। क्या ये तीनों चीजें क्लियर है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट, ये लीडर्स होते हैं अपने अपने विंग के। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है आपको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और प्रेसिडेंट भी इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के को गाइड करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर मिनिस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, मिनिस्ट्रीज के अंदर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ऑफिसर्स होते हैं जो पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, जो हर मिनिस्ट्री का हेड एक मिनिस्टर होता है, वो कहां से आता है? वो यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आता है। वो यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आता है। तो प्राइम मिनिस्टर की जो एक टीम होती है लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर को लोकसभा और राज्यसभा में बांटा गया है। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है उसको लोकसभा राज्यसभा में बांटा गया है और इनमें से जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर की एक टीम होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो लोग भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। बट उनको हमारे यहां बागडोर दी गई है हर मिनिस्ट्री को संभालने की। हर मिनिस्ट्री कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर होती है इनका हेड प्रेसिडेंट। लेकिन आप लॉजिकली देखो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस पे निर्भर करते हैं? आप बताओ, लॉजिक बताओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी सुनेंगे? उनका लीडर प्रेसिडेंट है। लीडर तो प्रेसिडेंट है, आदेश तो प्रेसिडेंट का मानना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली इनका सॉफ्ट कॉर्नर किसके प्रति रहेगा? पीएम। क्यों? क्योंकि पीएम इनको चुन रहा है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, अगर मैं शिवानी, शिवा या राकेश आपको कैबिनेट मिनिस्टर चुन रहा हूं, तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे लिए? जो मैं बोलूंगा वो आप करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, बिल्कुल रहेगा। सो दैट इज वाई जब ये वाला एरो आ जाता है ना, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम की सुनती है। तो देखो, देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड कौन है? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल हेड कौन है? नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होता है?
नॉमिनल क्यों बोला है? क्योंकि सिर्फ नाम का है, लेकिन रियल हेड कौन होता है? रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? रियल और नॉमिनल का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सबको? रियल हेड और नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? यस और नो? सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी तो अलग ही है, ये हुई हमारे देश की बात। लेकिन यूएस में क्या चलता है? लेजिस्लेचर के अंदर होगी इनका लोअर हाउस, एक होगा अपर हाउस, और एक होगा लोअर और हाउस, और इनका एक लीडर होगा प्राइम मिनिस्टर। होगा कि नहीं होगा? यूएस में प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। लेकिन काम करने वाला जो लीडर है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। ये तो सब में कॉमन है, इंडिया में भी कॉमन है। इसके अंदर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इनके अंदर होते हैं ऑफिसर्स, ठीक है। अब आप खुद सोचो, यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट चुनता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन रहा है। यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट चुनता है, मतलब प्रेसिडेंट की टीम बनेगी। प्रेसिडेंट को काम करवाना है ना, तो प्रेसिडेंट की टीम बनेगी। यहां पर कोई लिंकेजेस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की टीम जो होती है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर की जो टीम होती है वो अलग होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको भी बोल सकते हैं, बट रियल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये होते हैं, ये टीम ही अलग है। तो जो भी लॉ यहां बनेंगे वो यहां पर जाएंगे। अब प्रेसिडेंट जैसे ही बिल पारित करेगा या साइन करेगा, उसकी टीम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस लॉ का इंप्लीमेंटेशन चालू कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। और अगर कर देंगे तो कोई दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है अगर, तो प्रेसिडेंट की जवाबदारी बनेगी। तो इस केस में प्रेसिडेंट रियल हेड बन जाता है, क्योंकि सारा काम कौन करा रहा है? प्रेसिडेंट। सारा काम कौन करा रहा है? प्रेसिडेंट। लेकिन इस केस में प्रेसिडेंट रियल हेड नहीं रहता है। इस केस में प्रेसिडेंट हेड रहता है, नाम का हेड रहता है, लेकिन पूरी जो बागडोर है वो किसके हाथ में रहती है? वो किसी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहती है। क्या ये चीज आप सबको समझ में आई? बहुत दम लगती है भाई ये सब समझाने में। मैं बता रहा हूं बहुत डिफिकल्ट चीज है, अगर आपको समझ में आ रही है ना तो आप बहुत लकी हो, ठीक है। मुझे तो क्योंकि पहली बार में नहीं समझ में आई थी, ठीक है। अब दिक्कतें, अब देखो, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में किसी को कोई डाउट है? अब आप सिंपल सी दिक्कतें बताना चालू करो कि एक दिक्कत पार्लियामेंट्री की बताओ, एक दिक्कत प्रेसिडेंशियल की बताओ, जल्दी बताओ। एक दिक्कत, एक दिक्कत, एक दिक्कत प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बताओ, एक दिक्कत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बताओ। सोचो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं बनेगा, गलत बताओगे, बट सोचो तो सही यार, सोचो। भाई स्टेबिलिटी लिख रहे हो, लेकिन स्टेबिलिटी का रीजन भी दे दो। जो भी कुछ लिख रहे हो ना आप लॉजिक के साथ दो। मुझे बुक की वर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे भी पता है बुक में क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं। लॉजिक दो कि स्टेबल तो स्टेबल, कौन स्टेबल, क्यों स्टेबल, वो बताओ।
अब 2-5 मिनट का हम डिस्कशन करेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा खा भी लूंगा, भूख भी लग रही है मुझे, ठीक है। बट आपको बेसिक सी चीज ये बताना है, और सोचो भाई, राकेश, तनीषा, आप सोचो तो सही। पार्लियामेंट्री फॉर्म अनस्टेबल है क्योंकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इनसेपरेबल है। कोई रीजन नहीं हुआ, ये कोई रीजन नहीं हुआ। इनसेपरेबल है तो क्या करें? आपने क्या किया, जो मैंने बताया और जो आपको पता था आपने दोनों को मर्ज करके दे दिया। लॉजिक इसमें कुछ भी नहीं है। और सोचो, देखो, अगर एग्जीक्यूटिव्स लेजिस्लेचर के अंदर से आ रहे हैं तो क्या होगा, और अगर लेजिस्लेचर, अच्छा खुद प्रेसिडेंशियल में सुनो समझो, मान लो लेजिस्लेचर गलत लॉ बनाता है, मान लो लेजिस्लेचर गलत लॉ बनाता है, वेरी गुड शिवानी, अगर लेजिस्लेचर गलत लॉ बनाता है या एग्जीक्यूटिव्स को लगता है कि लेजिस्लेचर ने गलत लॉ बनाया है, तो एग्जीक्यूटिव्स उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो, एग्जीक्यूटिव्स उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे। वो ये बोलेंगे कि भाई हमें नहीं लगता ये सही है। लेकिन अब दूसरे केस में भले ही लॉ गलत बनाओ, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाली भी तो लॉ मेकिंग बॉडी के कुछ मेंबर्स हैं, जो जैसे मान लीजिए कि सुषमा स्वराज फॉरेन मिनिस्ट्री की हेड है, ठीक है, तो सुषमा स्वराज फॉरेन मिनिस्ट्री के पूरे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेंगी, लेकिन सुषमा स्वराज लॉ भी बना रही है वहां बैठ के, तो जो लॉ उन्होंने खुद बनाया है वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट करेंगी यहां पे? समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? ये आया हो तो हाँ बोलो। मान लीजिए एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके हाथ में काफी बागडोर है, ये आप मानते हो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में बहुत ज्यादा हैवी बागडोर है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है? अब सेकेंड चीज क्या आती है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव बॉडी के लीडर्स हैं और यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉ मेकिंग बॉडी में भी मौजूद है, तो लॉ भी इन्होंने बनाया, लॉ का इंप्लीमेंटेशन का लीडर भी यही हो गए, लॉ बनाने वाली बॉडी में ये थे, इंप्लीमेंटेशन भी नहीं करना है, तो क्या इनको कभी खुद का बनाया हुआ लॉ गलत लगेगा? क्या कभी इनको खुद का बनाया हुआ लॉ गलत लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। दैट इज वाई, दैट इज वाई थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी रहती है। अकाउंटेबिलिटी रहती है मतलब मान लीजिए थोड़ा सा एक कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन बेटर रहता है, मानते हो? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी और लॉ मेकिंग बॉडी में सेम कॉमन मेंबर्स हैं कुछ, तो जो यहां से यहां तक लॉ बना है, अब यहीं से ये इंप्लीमेंटेशन बॉडी बन गई है, ठीक है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन थोड़ा बेटर रहता है पार्लियामेंट्री में। प्रेसिडेंशियल में लॉ मेकिंग बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी बिल्कुल अलग है। प्रेसिडेंशियल में लॉ मेकिंग बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी बिल्कुल अलग है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Is it clear to all of you? अब देखिए क्या होगा बेसिक सा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक और पानी और पी लूं मैं, फिर थोड़ा और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री, अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई, यहां पर बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहां पर लोअर कोऑर्डिनेशन। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। देखो, लेजिस्लेटिव से निकले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या समझो लेजिस्लेटिव से निकले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और यही बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए एग्जीक्यूटिव बॉडी से लेजिस्लेचर की नहीं बन पा रही है, लेजिस्लेचर में कुछ विवाद हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है। मान लीजिए कि 10 पार्टीज हैं, 10 पार्टी में से 5 पार्टी ने गठबंधन किया या फिर कोलैब किया और एक पार्टी बनाई। इस पार्टी का मिला जुला के पीएम चूज किया गया और इसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हर पार्टी के एक एक दो दो मेंबर को रख लिया। सब कुछ सही चल रहा है। ये मेंबर आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड्स होने लगे। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी कांग्रेस गठबंधन कर लेती, पहले कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, तो हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मिनिस्टर, अगर वो लेजिस्लेचर में है तो जरूरी नहीं सेम पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो सकते हैं। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, जरूरी नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि लेजिस्लेचर में एक बंदा इलेक्ट होके आया है जो कि हमारी पार्टी से नहीं है बट शायद बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो उसको भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डाल सकता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करते हैं। मान लीजिए जो अब बाकी का लेजिस्लेचर है ये बोलता है कि भाई इसमें एक बिल पास होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें एक बिल पास होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि लेजिस्लेचर को भरोसा नहीं है एग्जीक्यूटिव बॉडी पे। देखो, लेजिस्लेचर का हेड होता है पीएम, पीएम के अंदर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन लेजिस्लेचर्स में जो ज्यादा लोग होंगे, जैसे मान लो कि किसी पार्टी के ज्यादा लोग हैं, वो मिलके अपने नेता को पीएम बना देंगे। तो पीएम कभी इलेक्ट नहीं होता है, पीएम हमेशा नॉमिनेट होता है। इलेक्ट तो वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है, बट सारे मेंबर्स में से किसी एक को नेता बनाया जाता है, तो वो बन जाता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। बट बाकी लोगों को, थोड़े समय सही चला, बाकी लोगों को भरोसा नहीं है इस चीज पे, बाकी लोगों को भरोसा नहीं है अब उस प्राइम मिनिस्टर पे, तो ये बोलेंगे नो कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, और इस वजह से अगर बिल पास हो जाता है ये वाला, तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर रहने के योग्य नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने ही तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर ने ही तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई थी, तो अगर प्राइम मिनिस्टर ही योग्य नहीं है तो उसकी बनाई हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी योग्य नहीं है, और दैट इज वाई ये पूरी बॉडी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो जब भी लेजिस्लेचर चाहे एग्जीक्यूटिव्स को हटा सकता है कि नहीं हटा सकता है, अब ये बताओ, हटा सकता है कि नहीं हटा सकता है, ये बताओ।
हटा सकता है, मुझे भी लगता है कि हटा सकता है, ये एग्जीक्यूटिव्स को हटा सकता है, बिल्कुल हटा सकता है, क्या दिक्कत है। अब यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर ये इलेक्शंस अलग होते हैं, ये इलेक्शंस अलग होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अलग होते हैं। तो अगर लोगों ने इलेक्टिव हेड को या प्रेसिडेंट को चुना है तो लोग ही इसको हटा सकते हैं, जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को नहीं हटा सकता है। यानी एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी अलग तरीके से काम करेगी, लेजिस्लेटिव बॉडी अलग रहेगी। तो क्या आप कह सकते हो जब मन चाहे तब पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार गिर सकती है, और गिरी भी है, हमारे तो प्रदेश की भी गिरी है। इज इट क्लियर? तो कभी भी सरकार गिर सकती है। तो कह सकते हो कि स्टेबिलिटी लो होती है, इसमें स्टेबिलिटी लो होती है इसमें। क्या आप ये चीज कह सकते हो? क्या आप ये चीज कह सकते हो कि स्टेबिलिटी लो होती है? इसमें स्टेबिलिटी हाई होती है भाई, इसमें स्टेबिलिटी हाई होती है। इज इट क्लियर क्यों लो और हाई होती है? क्या ये समझ में आया? क्योंकि इलेक्टिव जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको हटाया नहीं जा सकता प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। यहां तो आज बिल पास हुआ, कहो कल हटा दिया जाए, लोगों के मन के ऊपर। अगर लेजिस्लेचर में हवा चली, किसी ने किसी के नेता खरीद लिए, कुछ नेता इस पार्टी से इस पार्टी में चले गए, अब इस पार्टी के नेता ज्यादा हो गए तो उन्होंने बोला एक काम करो, प्रेसिडेंट को गिराओ, अब हमारा प्रेसिडेंट बनेगा। प्रेसिडेंट गिरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिरी, सब ठप हो जाता है और अब नया मिनिस्टर आ जाता है। तो जो भी स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही होंगी फिर से उसको समझने की जरूरत है। सो स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन अब स्टेबिलिटी है तो आपको पता भी होगा कि एग्जीक्यूटिव्स को डर भी लगता होगा लेजिस्लेटिव से, लगता होगा कि नहीं? क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव्स अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो सरकार गिर सकती है। होगा कि नहीं होगा? अगर एग्जीक्यूटिव्स अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो सरकार गिर सकती है कि नहीं गिर सकती है, ये बताओ। अगर एग्जीक्यूटिव्स अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो सरकार गिर सकती है कि नहीं गिर सकती है? बिल्कुल गिर सकती है। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं काम करने की, तो इसमें स्टेबिलिटी कम होती है लेकिन अकाउंटेबिलिटी ज्यादा रहती है। इस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को पता है कि भाई ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये बॉडी अलग है और इतना बड़ा होता नहीं है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कैंसिल किया जाए और जो लोग हैं उनको से दोबारा वोटिंग कराई जाए। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। सो इनके अंदर डर कम रहता है। सो दैट इज वाई इनकी अकाउंटेबिलिटी कम रहती है। ये अकाउंटेबल नहीं है कि आपने जो लॉ बनाया उसको मैं बहुत अच्छे से पास करूंगा, ये वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। इस केस में अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। इज इट क्लियर? पार्लियामेंट्री सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी रहेगी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी लो रहेगी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, स्टेबिलिटी हाई रहेगी प्रेसिडेंशियल में। बेटर कोऑर्डिनेशन होगा पार्लियामेंट्री में, लोअर कोऑर्डिनेशन होगा इसमें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? अब इस केस में अगर आपको मिनिस्टर बनना है, तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा। मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? मिनिस्टर पार्लियामेंट से ही तो निकल के आ रहे हैं। इसमें क्या मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं? मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स है ना, मिनिस्टर्स आर नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या ये चीज क्लियर है? मैंने अभी तक कोई भी पॉइंट लिखा तो कोई गड़बड़ लगी आपको यहां तक? ठीक है, इस केस में ये भी लिख लो, एक पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी लिख लो। प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड ऑफ नेशन। यहां पर प्रेसिडेंट, क्योंकि सारे काम तो प्रेसिडेंट करवाएगा, तो प्रेसिडेंट इज रियल हेड ऑफ नेशन।
सो दैट इज वाई हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएस का नाम तक नहीं पता होगा, वहां से प्रेसिडेंट से बातें होती है। तो दैट इज वाई हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है, लेकिन वहां प्रेसिडेंट क्यों होता है सबसे बड़ा? क्या ये चीज सबको समझ में आई? क्या ये चीज सबको समझ में आई? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी, जैसे इंडिया और यूके दोनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया और यूके दोनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और उनका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अलग है। ठीक है, बट बेसिक जो डिफरेंस होता है, क्या पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको क्लियर हुआ? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। इज इट क्लियर? तो आज हम बेसिक्स पे ही रुकेंगे। बेसिक्स के अंदर अभी हमें यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर देखना है, और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स देखने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज देखनी है, डीपीएसपी देखना है, बहुत कुछ देखना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दैट इज वाई बहुत सिंपल सी चीज है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दिक्कत नहीं है, इस पूरे सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्चुअल लर्निंग में कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। नहीं नहीं, तनीषा आपका डाउट क्या है? देखो मैं बताता हूं, मैं मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं कि क्या दिक्कत होती है। देखो मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, सबसे पहले 230 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है। ठीक है, लोकसभा और यहां पर सेम रखना, कोई कोई भी बड़ी चीज नहीं होती है, इतनी सीट है, सीट है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो फैक्ट है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें से मान लो 100 लोग पार्टी ए के हैं, 50 लोग पार्टी बी के हैं, 50 लोग पार्टी सी के हैं, और 30 लोग पार्टी डी के हैं। अगर किसी ने मिलके 116 सीट्स ले ली, हाफ से ज्यादा, अगर किसी पार्टी को 116 सीट्स मिल गई, तो वो यहां पर अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, एमपी में, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है। इज इट क्लियर? लेकिन किसी के पास भी 116 सीट नहीं है, तो क्या होता है, ध्यान से समझना, पार्टी ए और पार्टी डी कोलैब करके एक पार्टी ई बनाती है, जिसमें 130 मेंबर हैं। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? जल्दी जल्दी नो लिखते चलो भाई, जल्दी जल्दी नो लिखते चलो यार। अब क्या होता है, 130 में से सरकार बन गई, सरकार बन गई तो प्राइम मिनिस्टर आ गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गई तो मिनिस्ट्रीज मिल गई इनको, मिनिस्ट्रीज के अंदर ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ये काम करवाने लगे। मतलब ये जो ऊपर, ये जो 130 प्लस पीएम की बॉडी है, ये आपके लॉ बनाएगी। ठीक है, और ये वाली जो बॉडी है, ये आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाएगी। क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत? क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत? ये चीज कांग्रेस ने पिछले इलेक्शंस में करी थी, बीजेपी नहीं जीत पाई थी। अब क्या होता है, ये जो 30 मेंबर हैं, इनको पार्टी बी बोलती है काम करो, पार्टी बी और पार्टी सी तो साथ में थे ही, अब ये दोनों मिलके बोलते हैं काम करो, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो, कहां इनके साथ लगे हुए हो, हम तुम्हें अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री दे देंगे। तो इनमें से कुछ एमएलए ये ले लेती हैं, कुछ एमएलए ये ले लेती हैं, तो ये पार्टी डी छोड़ के कुछ एमएलए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, क्यों? क्योंकि उनको बोला गया अच्छी मिनिस्ट्री दे देंगे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो जीत रहे थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत रहे थे, अब वो पार्टी बी में जीतेंगे, वो पार्टी बी में जीतेंगे। तो क्या होता है, पार्टी बी के कुछ मेंबर्स पार्टी बी में चले, डी के कुछ मेंबर पार्टी बी में चले गए, तो 60 हो गए, और ये भी 50 से 60 हो गए, तो टोटल 10 मेंबर बचे डी में, 10-10 इनमें चले गए। तो अब बी प्लस सी की मेजोरिटी आ गई, बी प्लस सी के पास 120 सीट है,
और A+D के पास अब 110 सीट है, तो अब ये मेजोरिटी में नहीं रह गई। तो अब ये वाले लोग अपना क्या बनाएंगे, पीएम बनाएंगे, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो अब जो पुराना पीएम था वो हट जाएगा, जो पुराना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था वो हट जाएगा। सो दैट इज वाई जैसे ही मिनिस्ट्री में अब ये बिल, ऑब्वियसली 120 लोग हैं, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाएंगे कि हमें पुराना प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं आ रहा, और 120 लोग इस फेवर में वोट कर देंगे पसंद नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली सरकार गिर जाएगी, फिर नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगा। तो यहां पर ये चीज की बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि जितने भी मेंबर है ना, ये सब लोग असेंबली के मेंबर या लोकसभा या जो भी है स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, ये लॉ मेकिंग बॉडी के मेंबर है। लेकिन इनको अगर किसी दिन कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद आया, एक बिल पास करेंगे, एक दिन में सरकार गिर जाएगी। इज इट क्लियर? तो सरकार कैसे गिर रही है? क्योंकि एक बिल पास हो रहा है लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर में बिल पास क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई ज्यादा मेंबर नहीं हो तो भी बिल पास हो जाए, जो भी हो, बट बिल पास अगर हो गया कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ, और उस बिल का नाम होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर ये मोशन पास हो गया तो प्राइम मिनिस्टर हट जाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज समझ में आई? तो इस केस में अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं लेजिस्लेचर में, वो बाहर की एग्जीक्यूटिव बॉडी को गिरा सकते हैं। जो चेंजेस हो रहे हैं वो बाहर की एग्जीक्यूटिव बॉडी को गिरा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को नहीं गिरा सकता। तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। यहां एक दिन में सरकार गिर सकती है, वहां यूजुअली सरकार गिरती ही नहीं है। बिल कौन पास करता है? यही लोग तो पास करते हैं। देखो, एक बिल आया, बिल यही लोग बनाते हैं कि एक काम करो, ऐसा ऐसा एक बिल होना चाहिए, एक काम करो, स्कूलों में 10% कोटा डालना है, क्रिश्चियन कोटा। तो अब लोकसभा में बिल आया, तो पहले लोकसभा के मेंबर इसको पढ़ेंगे, इस बिल को पास करेंगे, फिर ये राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा के मेंबर इसको पढ़ेंगे, फिर बिल को पास करेंगे, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इस बिल को पढ़ेगा, फिर पास करेगा, तब जाके ये एक लॉ बनेगा जो कंट्री चलाएगा। इज इट क्लियर? ये बिल वो लोग पास करते हैं जिनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी है। जो ये 545 लोग हैं ना, इन्हीं में से एक प्राइम मिनिस्टर होगा, इन्हीं में से 15 लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, इन्हीं में से कुछ लोग डेप्यूटी मिनिस्टर होंगे। तो ये जो लोग सिलेक्ट हुए जा रहे हैं ना, यही लोग प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, एक दिन में नहीं समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करो। ठीक है, चलो यहां पे लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो, पहले के 2-3 लेक्चर डिफिकल्ट होंगे पॉलिटी के, क्योंकि पॉलिटी समझना बहुत जरूरी है। मैंने अपना पूरा दम लगाया, आपको अपना पूरा दम लगाना है। कोई डाउट हो तो पूछिए। बाकी आई होप आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफी अच्छे लगे होंगे। एग्जाम ओरिजिनल्स में हम आपके लिए लाते हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जो आपके घर में 10 से 12 दिन में डिलीवर हो जाता है। फुल कोर्स अवेलेबल है, क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, और जिन बच्चों को लगता है कि उनको पूरे कोर्स की जरूरत नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स की बस जरूरत है, तो हम उनके लिए भी बहुत छोटे छोटे कोर्सेज, इनके प्राइसेस बदलते रहते हैं, बट हाँ, ये आपके बजट के अंदर रहेंगे। पॉलिटी का कोर्स, इकोनॉमी का कोर्स, एमपी जीके का कोर्स, एमपी हिस्ट्री का कोर्स, एमपी करंट अफेयर्स का कोर्स, और ऐसे अनगिनत कोर्सेज हम आपके लिए लेके आते हैं। अगर आप कोई भी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एग्जाम ओरिजिनल्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर 9644667180 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लेक्चर्स बिल्कुल अलग अलग मिलते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है, जिसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के साथ साथ 15,000 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक भी इंक्लूडेड है, जो आपकी तैयारी को और सटीक और ज्यादा डायरेक्शनल बनाता है। साथ ही साथ यूनिट वाइज लेक्चर्स के बारे में मैं बता चुका हूं आपको, छोटे छोटे लेक्चर्स रहते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए पॉलिटी तो 50 घंटे का पॉलिटी का लेक्चर या 60 घंटे का पॉलिटी का लेक्चर इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में बहुत ही रीजनेबल रेट्स में अवेलेबल रहता है। एंड ये सब एमपीपीएससी रैंक 1 संपदा सराफ मैम की गाइडेंस में डिजाइन किया जाता है। ठीक है,
इसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपको कुछ भी जरूरत है, एग्जाम ओरिजिनल्स आपके लिए खड़ा हुआ है, बस आपको मेहनत करनी है, डायरेक्शन हम दिखाएंगे। इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।